हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। अब हम आपका नेक्स्ट लेक्चर 12th क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट हमने न्यूमेरिकल्स पढ़े थे, आपको मैंने पॉइंट शिफ्ट करना भी सिखाया था। ठीक है, कैसे कितने डिजिट हम पॉइंट को शिफ्ट करें। अगर हम राइट साइड जाएं, ठीक है, जितने डिजिट हम जाएं तो 10 की पावर अगर 2 गए हैं तो -2, अगर लेफ्ट होंगे मल्टीप्लाई करना 10 की पावर +2। ठीक है, माइनस लिख दिया, +2। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब यूनिट फर्स्ट। जो यूनिट फर्स्ट है उसमें 5 सब यूनिट है। अभी फर्स्ट यूनिट सब यूनिट फर्स्ट ही हम पढ़ रहे हैं। जैसे ही हम सेकंड पहुंचेंगे मैं आपको बता दूंगा कि अब सब यूनिट सेकंड आ गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, अगर इस सब यूनिट से क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का तो आपका आएगा क्या, कूलम्स लॉ। इसकी स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म। पहले हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला, फिर हमने फोर्स निकाल के उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। स्केलर फॉर्म में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालेंगे और वेक्टर में हम उसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे और डायरेक्शन भी निकालेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से, कूलम्स लॉ पढ़ने से पहले आप 11th में पढ़ के आए थे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो वो क्या था, पहले उसको रिमाइंड कर लीजिए। कूलम्स लॉ आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा हर एक चीज। ठीक है, तो वो किसके लिए था, मॉसिस के लिए था। अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी है ये, इसका मास है क्या m1, ये बॉडी है जिसका मास क्या है m2। लेकिन जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता था, इट स्टेट्स दैट every body in this universe attract every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। तो क्या दो बॉडीज थी, एक का मास क्या था m1, दूसरी का m2 और बीच में क्या था, डिस्टेंस r। तो उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था वो क्या करता था, दो बॉडीज को क्या करता था, अट्रैक्ट। तो जो दो बॉडीज के बीच फोर्स थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 और m2। क्योंकि ये आप पढ़ के आए हैं, कूलम्स लॉ आपको एक मिनट समझ आएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच, m1 और m2 के बीच r। ठीक है, एक ये पार्ट था, दो पार्ट में था। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कूलम्स लॉ में यहां मासिस की जगह क्या होगा, ऐसे हिंट दे रहा हूं अभी। मासिस की जगह क्या होगा बेटा, चार्ज होगा, और चार्ज होगा Q1 और Q2। डिस्टेंस आपका r ही। तो ध्यान रखना, चार्ज क्या क्या कर सकते हैं, ध्यान रखना। अगर दोनों पॉजिटिव और पॉजिटिव हुए रिपेल करेंगे, नेगेटिव हुए तब भी रिपेल करेंगे। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हुए तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब जो दो चार्ज हैं वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। तो जो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। जैसे वो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। और दूसरा पार्ट इसका सेम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हम चलते हैं किसके ऊपर। देखिए मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को लिंक करके बता दिया किसके साथ, कूलम्स लॉ के साथ। बस कूलम्स लॉ में आपके मासेस नहीं होते, क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। ठीक है, और आपको बताया चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे आपको बेटा कूलम्स लॉ। ठीक है, बड़े ही ध्यान से, यहां से आज वाले पार्ट में आपके पास दो फार्मूले आएंगे, नेक्स्ट फ्यूचर में उन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे, कूलम्स लॉ। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, कूलम्स लॉ को कंप्लीट करेंगे। कहने मतलब इसकी स्केलर फॉर्म भी और वेक्टर फॉर्म भी, देन हम उसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, हेडिंग कूलम्स लॉ। ठीक है, कब आया था, इन 1785। नाम क्या था पूरा, चार्ल्स अगस्टन डी कूलम। ठीक है, तो पूरा नाम लेने से उसका इतना बड़ा नाम था चार्ल्स अगस्टन डी कूलम, तो इसलिए उन्होंने सीधा रख दिया क्या, कूलम्स लॉ। कब दिया गया, 1785 में। क्या कहता है कूलम्स लॉ स्टेटमेंट। ठीक है, क्या कहता है, इधर ध्यान देना है, कोई डायग्राम नहीं बनानी, पहले खाली समझना है। फिर जब डायग्राम बनानी मैं फिर से डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इस केस में कूलम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, चार्ज के लिए। ठीक है, एक चार्ज है हमारे पास Q1, दूसरा चार्ज है Q2 और बीच में डिस्टेंस क्या है, r। तो दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, दोनों नेगेटिव है रिपेल करेंगे। अगर एक पॉजिटिव हुआ दूसरा नेगेटिव हुआ तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो कहने मतलब इन दो चार्ज के बीच
जो इंटरेक्शन हो सकती है, इंटरेक्शन कौन कौन सी हो सकती है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं अट्रैक्शन या रिपल्शन। इंटरेक्शन, ठीक है, तो हम तो सीधे लिख देंगे अट्रैक्शन या रिपल्शन। क्या कर सकते हैं, या तो अट्रैक्ट कर सकते हैं या रिपेल कर सकते हैं। तो जो इनके बीच जो फोर्स होगी दो पार्ट्स में है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी Q1 और Q2, ये आएगा नंबर 1 पार्ट। अभी कुछ लिखना, आपने पहले स्टेटमेंट लिखनी है, लेकिन समझा रहा हूं पहले। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और ये इसका क्या दूसरा पार्ट। इसका मतलब इसकी स्टेटमेंट दो हिस्सों में है। क्या, पहले ध्यान सुनना, इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज, और ध्यान रखना जो चार्ज होने चाहिए वो किस में होने चाहिए, रेस्ट में। बिटवीन टू चार्ज एट रेस्ट is directly proportional to the product of their charge and inversely proportional to the square of distance between them. This law is also called as Coulomb inverse square law. क्या बोलते हैं इसको, Coulomb's inverse square law, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे स्टेटमेंट की Coulomb's law कहता क्या है, देन हम उसी की स्टेटमेंट को क्या करेंगे, आगे एक्सप्लेन करेंगे। लिखिए, इट स्टेट्स दैट, आराम से अपनी नोटबुक पे मजे से पढ़ें आप, आपको हर एक चीज में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लिखिए, इट स्टेट्स दैट कामा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट स्टेट्स दैट कामा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ORR रिपल्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ORR रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ORR रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज एट रेस्ट, बिटवीन टू चार्ज एट रेस्ट is directly proportional to the, between two charge at rest is directly proportional to the product of their charge, is directly proportional to the product of their charge and inversely proportional to the, and inversely proportional to the square of distance between them, and inversely proportional to the square of distance between them, full stop। एक लाइन छोड़ के, इसी लॉ को क्या बोलते हैं, Coulomb's inverse square law. This law is also called as, एक लाइन छोड़ के, this law is also called as Coulomb inverse square law, ठीक है। इसी लॉ को बोलते हैं क्या, Coulomb inverse square law. This law is also called as Coulomb's inverse square law। मैं फिर से स्टेटमेंट बोल रहा हूं, क्या बोल रहा है, इट स्टेट्स दैट कामा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ORR रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और इसी लॉ को क्या बोलते हैं, Coulomb इनवर्स स्क्वायर लॉ। लिखिए हेडिंग, अब स्टेटमेंट आ गई, अब हमें इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। जो स्टेटमेंट उसने कही है बस उसी को आगे एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन। और फर्स्ट रहेगा आपके पास स्केलर फॉर्म। दो तरह की फॉर्म होती है, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। स्केलर में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते हैं, जहां ध्यान रखना हम सिर्फ फोर्स कैलकुलेट करेंगे, हम उसकी डायरेक्शन नहीं बताएंगे। वेक्टर में हम आगे इसकी बताएंगे क्या, डायरेक्शन की। स्केलर फॉर्म, स्केलर फॉर्म में एक डायग्राम बनानी है आपको छोटी सी। एक चार्ज है आपके पास Q1, दूसरा चार्ज है Q2, और बीच में डिस्टेंस क्या है, R। तो डायग्राम बनाए एक छोटी सी साइड पर, और डायग्राम में देखिए आपके पास क्या क्या है, ठीक है। हमारे पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज है कौन सा, Q1, डायल बनानी है, एंड Q2, ठीक है। और ये दोनों किसमें है, रेस्ट में, दोनों किसमें है, रेस्ट में। हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2, और दोनों क्या है, रेस्ट में, और R इनके बीच क्या है, डिस्टेंस, और R इनके बीच क्या है, डिस्टेंस। तो इधर ध्यान से, डायग्राम से सीधी बात है, दो चार्ज दिख रहे हैं आपको Q1 और Q2, बीच में क्या है, डिस्टेंस R। दो चार्ज है हमारे पास Q1 और Q2, किसमें है, रेस्ट में, और R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। देन हम लगाएंगे इसके बाद क्या, Coulomb's लॉ। तो डायग्राम एक साइड बना लीजिए, यहां इस साइड लिख लीजिए। लिखिए, इफ टू चार्ज Q1 एंड Q2, ठीक है। लिखिए, इफ टू चार्ज Q1 एंड Q1 एंड Q2 बी एट रेस्ट, if two charge Q1 and Q2 be at rest and R is the
r is the distance between them, and r is the small r, and r is the distance between them. लिखिए काम, then according to Coulomb's law, then according to Coulomb's law, तो Coulomb's law की स्टेटमेंट दो हिस्सों में थी. जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. तो दो पार्ट्स में. तो देन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो आपका F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 एंड Q2, और ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट. और जो F है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, आर स्क्वायर का, और ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी क्या, सेकंड. अब ध्यान रखना, आप देखेंगे दोनों साइन सेम है, तो ध्यान रखना डायरेक्टली में जो क्वांटिटी है वो सामने होती है, इनवर्सली में क्वांटिटी 1 अपॉन होती है. ठीक है, हमारे पास इक्वेशन ये स्टेटमेंट का हाफ पार्ट, ये हाफ पार्ट, दोनों हमने अप्लाई कर दिया किसको, कूलम्स लॉ को. ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन first and second, we get, on combining equation first and second, we get F directly proportional होगा Q1 Q2 upon R square. On combining equation first and second, we get F directly proportional to Q1 Q2 upon R square. जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा आपको पता है यहां कांस्टेंट आएगा, तो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू C, कांस्टेंट C, और क्या आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. अब ध्यान से, जो C आया है वो किसकी जगह आया है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. लिखिए वेयर जो C है उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. C को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. इसी C को बोलते हैं कूलम कांस्टेंट. क्या बोलते हैं, कूलम कांस्टेंट. इसी C की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसमें, इन SI यूनिट. और जो ये आपके लिए नई चीज आई है इधर ध्यान से, बाकी C कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, C कूलम्स कांस्टेंट, और C इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इधर देखना, इधर जैसे C होता है ना आपके पास, C डालना है और उसके बीच ऐसे लाइन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन. क्या बोलते हैं, EPSILON. नई चीज है, एक साइड पर लिख लीजिए एप्सिलॉन. क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन. ठीक है, यहां कुछ लोग इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन, प्रोनाउंसिएशन है, तो क्या है, एप्सिलॉन. ओके, अब इधर ध्यान से सुनना, अगर ये आपका एप्सिलॉन है और इसके साथ लगा है 0, इसका मतलब ये किसको डिनोट करता है कि दो चार्ज के बीच क्या है, खाली जगह. क्या है भाई, खाली जगह. इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. और अगर एप्सिलॉन खाली हो तो इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम. कहने का मतलब जो दो चार्ज होंगे उनके बीच कोई मीडियम है. अब आप यहां से परेशान मत होना, आप पहले इसको सीख लीजिए. जब मीडियम की बात आएगी, कौन कौन से मीडियम होंगे, आगे हम टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे आगे. ठीक है, तो इधर अब इसकी बात आई है, तो मैंने कहा जिसके साथ एप्सिलॉन डाल के साथ 0 आ जाए, इसका मतलब दो चार्ज के बीच क्या है, खाली जगह है. इसको बोलते हैं परमिटिविटी. क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. और इसकी वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की, एप्सिलॉन 0 भी बोल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10⁻⁻12. 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स. ठीक है, ये तो इसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻12, ये आपको याद रहनी चाहिए. और ये इसका यूनिट है, यूनिट में आपको डिराइव करके बता दूंगा, हम यूनिट भी डिराइव करेंगे इसका एप्सिलॉन नॉट का, और
इसका डायमेंशनल फार्मूला भी डिराइव करेंगे। ओके, सी को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सी क्या आ गया, कूलम्स कांस्टेंट। सी इज इक्वल टू, सी की वैल्यू किसके बराबर होती है 1/4 किसमें, एसआई यूनिट में। जो आपके पास ये एप्सिलॉन जिस तरह जीरो लगा उसका मतलब होता है, दोनों को बोलते हैं परमिटिविटी। दोनों का नाम क्या है, परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब होता है परमिशन देना, आगे मैं सिखाऊंगा इसको। दोनों का नाम परमिटिविटी, लेकिन जीरो लगा हो तो फ्री स्पेस, अगर जीरो ना लगा हो तो इसका क्या मतलब होता है, मीडियम। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स। ये इसकी वैल्यू है, ये इसका यूनिट है। आपको यूनिट एक्सप्लेन किया जाएगा, डिराइव करके बताऊंगा, और साथ में इसका डायमेंशनल फार्मूला। अब देखिए सी की जगह में क्या वैल्यू पुट करूंगा, ये वाली, तो क्या आ जाएगा नीचे। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, सी की वैल्यू डालूंगा तो क्या आ जाएगा, एफ सी की वैल्यू आ गया आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सी की जो वैल्यू ये आ गई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, इसको बना लेंगे हम इक्वेशन थर्ड। इसको बनाएंगे हम इक्वेशन थर्ड, फर्स्ट और सेकंड हम बना चुके हैं। इधर F 1/4 पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, वैल्यू डाली हमने, इंटू आपकी वैल्यू जो है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, जो यहां मैंने जो वैल्यू डाली है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, यहां मैं क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर रहा, जब जैसे ही कूलम्स लॉ खत्म हो जाएगा मैं आपको ये वैल्यू भी सॉल्व करके दूंगा। ये किसके बराबर होती है 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, वैल्यू डाली सी की, उसके बाद 1/4 पाई, 4 पाई की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, और ध्यान रखना इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये रिजल्ट आता है 9 × 10⁹। यहां क्यों सॉल्व नहीं कर रहा, क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाएगी, हमें यहाँ कूलम्स लॉ पढ़ना है, इसकी वैल्यू को सॉल्व नहीं करना है, लेकिन यहाँ वैल्यू है। तो जैसे ही क्वेश्चन कूलम्स लॉ अभी स्केलर फॉर्म पढ़ रहे हैं, जैसे ही वेक्टर फॉर्म आएगी खत्म करके ये लास्ट में सारे एक्सप्लेन करके दूंगा। ओके, ऐसे नहीं। अब इधर जो इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 है वो एक्सप्रेशन है किसकी, कूलम्स लॉ की, जब इन दो चार्ज के बीच क्या है, खाली जगह। कहने मतलब इन दो चार्ज के बीच कोई मीडियम नहीं है, कहने मतलब इन दो चार्ज के बीच क्या है, फ्री स्पेस। इट शुड बी नोटेड दैट इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, इट शुड बी नोटेड दैट, इसके नीचे लिखना है, it should be noted that equation third and equation fourth are the expression of Coulomb's law. It should be noted that equation third and equation fourth are the expression of Coulomb's law when the two charge are placed in free space. When the two charge are placed in free space. Okay, जो इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 है वो एक्सप्रेशन है किसकी, कूलम्स लॉ की, जब दो चार्ज के बीच क्या है, खाली जगह। ओके, अब अगर दो चार्ज के बीच मीडियम होगा, कहने मतलब Q1 और Q2 के बीच क्या हो, मीडियम। ठीक है, अगर उनके बीच कोई नहीं है तो वो एक्सप्रेशन में फाइंड कर ली। अब हम मानते हैं कि जो दो चार्ज है वो किसके अंदर है, किसी मीडियम के अंदर है। ठीक है, अब देखिए हमने यहां वैल्यू पुट की थी ना सी की, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां फिर से अगर मीडियम होगा तो हम यहां सी की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो इधर ध्यान से हम कहेंगे कि जो दो चार्ज है वो किसी मीडियम में है। लेट कर लेते हैं वो मीडियम क्या है, लेट एप्सिलॉन बी द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इधर परमिटिविटी आ रहा है तो ध्यान से सुनना, इसके बारे में अभी बता रहा हूं, फ्यूचर में जब कूलम्स लॉ खत्म हो जाएगा मैं लिखवा भी दूंगा कि परमिटिविटी होता क्या है। अगर एप्सिलॉन के साथ जीरो है तो एप्सिलॉन खाली है, अगर जीरो है तो उसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अगर खाली एप्सिलॉन है तो उसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम।
तो परमिटिविटी क्या होता है? परमिशन देना। जैसे परमिटिविटी, नाम से लग रहा है, परमिटिविटी परमिशन देना दो चार्ज को या तो अट्रैक्ट करो। कौन देगा परमिशन? मीडियम। दो चार्ज को मीडियम क्या करेगा? परमिशन देगा, या तो अट्रैक्ट करो या क्या? रिपेल। उसको बोलते हैं क्या? परमिटिविटी। ओके, अच्छा अब हम कह रहे हैं कि जो दो चार्ज है वो किसी मीडियम में है, और लेट कर लेते हैं एप्सिलॉन बी द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, तब एप्सिलॉन की वैल्यू, तब सी की वैल्यू क्या होगी? एप्सिलॉन की नहीं, तब सी किसके बराबर होगा? अभी कुछ मत लिखना, फिर मैं डिटेल में बता रहा हूं। तब सी की वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन। किसकी? यहां सी किसकी वैल्यू? सी की 1/4 पाई एप्सिलॉन। जब दो चार्ज के बीच खाली जगह थी तब सी की वैल्यू क्या थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब मीडियम है तब क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, नेक्स्ट वाली लाइन में चलिए, लिखिए इफ टू चार्ज आर प्लेस्ड इन मीडियम। इफ टू चार्ज आर प्लेस्ड इन मीडियम, फुल स्टॉप। उसी के साथ लेट एप्सिलॉन बी द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। लेट एप्सिलॉन बी द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। लेट एप्सिलॉन बी द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। देखिए काम, अब देन हमारे पास बेटा सी किसके बराबर होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो सी की वैल्यू डालेंगे किसके बराबर? 1/4 पाई एप्सिलॉन। एफ इज इक्वल टू, और साथ में, और एफ इस बार क्या आ जाएगा? एफ के साथ एम मतलब मीडियम। देन एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/, सी की, एप्सिलॉन नहीं सी की, सॉरी, सी की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन। डालेंगे सी की वैल्यू, तो जो फोर्स है इस बार उसके साथ क्या लिख रहे हैं? एम मतलब एम स्टैंड्स फॉर मीडियम। 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या आ जाएगा? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, बट जो एप्सिलॉन होता है ना आपका, वो होता है किसके बराबर? एप्सिलॉन नॉट के के बराबर। बट एप्सिलॉन किसके बराबर? एप्सिलॉन नॉट के के बराबर, वेयर के इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और के को क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे रिलेशन लिख दिया? एप्सिलॉन किसके बराबर? एप्सिलॉन नॉट के के बराबर। तो ध्यान रखना, कूलम्स लॉ पढ़ने के बाद एक आपके पास टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। उसमें ये आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ये इसके बराबर होता है। यहां इन्होंने कूलम्स लॉ में यूज किया है, लेकिन ये टॉपिक अभी आगे आएगा, तो जैसे आएगा फिर मैं आपको यहां एक्सप्लेन कर दूंगा। यहां सिर्फ आपको याद रखना है एप्सिलॉन किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन नॉट के के बराबर। कैसे होता है ये मैं प्रूफ करके बताऊंगा आपको, ठीक है। और के क्या होता है? आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो देन हम यहां एप्सिलॉन की जगह क्या वैल्यू डाल देंगे बेटा? क्या वैल्यू डाल देंगे? एफ एम। यहां से नीचे से ऊपर आ जाना है, किसके बराबर? 1/4 पाई एप्सिलॉन किसके बराबर हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट के। तो क्या आ जाएगा? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये आ जाएगी आपकी नेक्स्ट इक्वेशन। और ध्यान रखना इसको मैं इक्वेशन नहीं बना रहा, ठीक है। अब ये तब है जब दो चार्ज के बीच क्या है? मीडियम। एफ एम किसके बराबर? 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल। ये था मेरा बेटा कूलम्स लॉ की क्या? स्केलर फॉर्म। आराम से इसको लिखना है अच्छे से, जैसा आपको बोर्ड के पेपर में लिखना है, हर एक चीज करवा रहा हूं। अब इधर ध्यान रखना, अगर ये सिर्फ, अब फिर से आपने लिख लिए सब चीज, सिर्फ बता रहा हूं, आपने हर एक चीज लिख ली है, सिर्फ बता रहा हूं। अगर दो चार्ज के बीच खाली जगह है तो ये वाला फार्मूला लगेगा जब आपने न्यूमेरिकल निकालना है। एफ किसके बराबर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कब? जब दो चार्ज के बीच क्या है? खाली जगह। ओके, ये तब। और आपको पता है इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 9 × 10⁹ जैसे कूलम्स लॉ खत्म होगा ये मैं आपको डिराइव करके बताऊंगा। और जब दो चार्ज के बीच क्या है? मीडियम। तो आपके पास फार्मूला ये होगा सिंपल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये तब है जब दो चार्ज के बीच क्या है?
मीडियम। अब आप बोलेंगे सर मीडियम कौन कौन से होंगे, तो जब मैं आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ाऊंगा उसी में आपको मीडियम बता दूंगा और के की वैल्यू क्या क्या होती है उन मीडियम्स के लिए। और यहाँ अगर कभी न्यूमेरिकल दिया होगा तो के की वैल्यू मेंशन की होगी कि उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो मटेरियल है उसके बीच, दो चार्ज के बीच उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, ये था कूलम्स लॉ की स्केलर फॉर्म। इसके बाद हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। वो अभी नहीं पढ़ा रहा क्योंकि वो काफी लंबा हो जाएगा, दोनों अलग अलग हैं। सिर्फ इन दो फार्मूले को माइंड में रख लेना और इसके बाद इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे। अब न्यूमेरिकल्स में तभी करवाऊंगा जैसे हम कूलम्स लॉ पढ़ लेंगे। अभी कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर भी करवाऊंगा। ओके, यहां तक रखेंगे, नेक्स्ट वाली क्लास में आपको मिलते हैं। ओके, बाय बाय।